है देयर, हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम सब जानते हैं कि एक वाक्य बनता है अलग अलग शब्दों को जोड़ करके, राइट। एक सेंटेंस बनता है वर्ड से, और एक सेंटेंस का हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है। आई बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। मैंने एक सुंदर सा ड्रेस खरीदा है। यहाँ पे देखो, आई एक प्रोनाउन है, बॉट एक वर्ब है, अ आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और ड्रेस नाउन। एक और सेंटेंस देखेंगे, प्रेरणा इज पेंटिंग पिक्चर्स। प्रेरणा क्या कर रही है? प्रेरणा पेंट कर रही है पिक्चर्स को। अब प्रेरणा एक लड़की का नाम है, सो नाउन। इज एक वर्ब है, पेंटिंग काम का नाम, सो वर्ब, पिक्चर्स नाउन। इससे हमें पता चलता है कि चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, वो वर्ड से बनता है और उसमें हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है। Every word in a sentence can be classified as a part of speech. The term part of speech refers to the role a word plays in a sentence. तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, कि वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि नाउन या फिर प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट में आते हैं, यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट के जैसे वो काम करते हैं, और नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव, यानी उनकी क्वालिटी को बताते हैं एडजेक्टिव। और वर्ब क्या करती है? वर्ब ये बताती है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। तो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का अलग अलग फंक्शन होता है। इसी को आज हम अच्छे से समझेंगे। Now, altogether there are 8 parts of speech. Noun, संज्ञा, pronoun, सर्वनाम, word, क्रिया, adjective, विशेषण, adverb, क्रिया विशेषण, conjunction, संयोजन जो कि sentences को जोड़ता है, preposition, पूर्व स्वर्ग, and finally interjection. मॉडर्न इंग्लिश में कई बार आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड किया जाता है। नाउन यानी नाम, किस चीज का नाम? नेम ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति का नाम हो सकता है। प्लेस, स्थान का। थिंग, वस्तु का नाम हो सकता है। किसी पशु का नाम हो सकता है, यानी एनिमल। किसी भाव का नाम हो सकता है, यानी आइडिया। सो हमारे आसपास किसी भी चीज का नाम हो सकता है नाउन, ठीक है। अब ब्रॉडली नाउन दो तरीके के होते हैं, प्रॉपर और कॉमन। प्रॉपर जो कि हमें स्पेसिफिक नाम बताते हैं, ठीक है, किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु का नाम। और कॉमन है जो कि हमें जनरल क्लास ऑफ पर्सन, थिंग और एनिमल्स को बताते हैं। जैसे कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो सकता है बॉय, गर्ल, ठीक है, मैन, वुमेन। उसके बाद सिटी, कंट्री, ये सारी क्या है? जनरल क्लास ऑफ थिंग्स और जनरल क्लास ऑफ पीपल है। तो इसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक, क्योंकि ये हमें पूरे एक व्यक्ति या वस्तु के समस्त जाति का बोध कराती है। और प्रॉपर को कहा जाता है व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु के नाम को बताती है। जैसे कि सिटी तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुंबई तो एक ही है, राइट। कंट्री तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से इंडिया बस एक ही है।
लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन सत्यजीत रे तो एक ही पर्सन है। या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम, मेरा आपका नाम भी प्रॉपर नाउन होगा। सीता इज अ नाइस गर्ल। अशोका was a great king. Kolkata is a large city. सीता एक लड़की का नाम है, एक पर्टिकुलर लड़की का, सो दिस इज अ नाउन, प्रॉपर नाउन, और ये है कॉमन नाउन गर्ल। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, राजा तो बहुत सारे होते हैं, सो ये कॉमन नाउन है किंग। अशोका एक प्रॉपर नाउन है। कोलकाता एक सिटी का नाम है, तो यहाँ पे सिटी तो बहुत सारे हैं, सो दिस इज अ कॉमन नाउन, और कोलकाता उनमें से एक, सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं, कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होते, अनलेस कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है। स्टार्टिंग में है तो वो कैपिटल से शुरू होंगे, अदरवाइज कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं। ओके, अब दो और इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में जान लो, ताकि आप इजीली जब भी आप देखो सेंटेंस में तो आप पॉइंट आउट कर सको कि ये नाउन है। एक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्शन के बारे में बताता है। जब एक बहुत बड़ा ग्रुप है किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का या किसी एनिमल का, ग्रुप, कलेक्शन, समूह, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब है ऐसी चीजें जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो हमारी सेंसेस जिन चीजों को डिटेक्ट नहीं कर पाती वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। इसको हिंदी में भाववाचक कहा जाता है। और कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल क्या होगा? आर्मी, आर्मी ऑफ सोल्जर्स हम बोलते हैं। प्राइड, प्राइड क्या है? एक लायन का झुंड जब होता है उसे हम प्राइड कहते हैं, प्राइड ऑफ लायन। ओके, फ्लॉक ऑफ शीप, then crowd of people, school of fish, right? Abstract noun का एग्जाम्पल क्या होगा? love, youth, kindness, honesty। हम कहते हैं honesty is the best policy। honesty यानी ईमानदारी। अब ईमानदारी को हम छू थोड़ी सकते हैं, या फिर हम उसको देख थोड़ी सकते हैं, नहीं देख सकते, राइट? नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान। ज्ञान को भी हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इट एग्जिस्ट, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ऐसी चीजें लव, काइंडनेस, करेज, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एडजेक्टिव के साथ कंफ्यूज मत करना। कई बार हम कहते हैं कि शी इज अ काइंड गर्ल, तो काइंड यहाँ पे उस लड़की की क्वालिटी को समझा रहा है कि वो एक अच्छी लड़की है, काइंड गर्ल। लेकिन काइंड वहां पे एडजेक्टिव है, और काइंडनेस, काइंडनेस एक क्वालिटी का नाम है, तो काइंडनेस है नाउन, राइट? ऑनेस्ट, ही इज अ ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ऑनेस्ट यहाँ पे उस लड़के की खासियत को बता रहा है, तब वहां पे ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। लेकिन ऑनेस्टी एक क्वालिटी का नाम है, सो दिस इज अ नाउन। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन इसके नाम में ही नाउन है, इसको एक सेंटेंस में नाउन के जगह पे यूज किया जाता है, ताकि हम बार बार नाउन को रिपीट ना करें। किसी भी नाम को अगर हम सेंटेंस में बार बार रिपीट करते हैं तो वो सुनने में काफी ऑड लगता है। वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, दे मेक द सेंटेंस लेस रिपीटेटिव एंड मोर कॉन्साइज। तो इनका फंक्शन क्या है? सेंटेंस को लेस रिपीटेटिव और ज्यादा कॉन्साइज बनाना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक दोस्त है शिखा। अब मैं आपको शिखा के बारे में बता रही हूँ, तो मैं कैसे बताऊंगी? शिखा इज माई क्लासमेट। शिखा इज एब्सेंट टूडे बिकॉज शिखा इज इल। शिखा हेल्प्स शिखा's मदर इन हाउस होल्ड वर्क। अब कितनी बार मैंने शिखा बोल दिया, काफी कंफ्यूजिंग हो गया, राइट? तो शिखा की जगह मैं क्या बोलूंगी? शी, क्योंकि वो एक लड़की है इसीलिए शी। शिखा इज माई क्लासमेट, she is absent today because she is ill.
शी हेल्प्स हर मदर, शिखा हेल्प्स शिखाज मदर ऐसे नहीं बोलते हम, शी हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते समय हमने एक बार तो नाम बोल दिया, लेकिन उसके बाद हम उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं। आई, यू, ही, शी, इट, दे, his, her, them, us, we, ये सारी चीजें होती है प्रोनाउन। नेक्स्ट आता है वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सेंटेंस में वर्ब ही हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सो वर्ब यानी क्रिया हमें तीन चीजें बताती है, एन एक्शन, एन ऑकरेंस एंड द स्टेट ऑफ बीइंग। सो बेसिकली क्रिया हमें बताती है जब कोई कार्य होता है, या फिर जब कोई कार्य किया जाता है, या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति यानी स्टेट ऑफ बीइंग। ये तीन चीजें हमें वर्ब बताती है। जब कोई कार्य किया जा रहा है तब उसे कहा जाता है एक्शन वर्ब। जैसे जंप, रन, स्विम, स्पीक, कुछ भी काम हम कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसे हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे climbed the mountain. I wrote a letter. क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हो यहाँ पे क्या कौन सा हमारा एक्शन वर्ब है? They climbed the mountain. एक्शन कौन सा वर्ड दिखा रहा है? ये climbed, right? I wrote a letter. Wrote. So these are basically action verbs. लेकिन कुछ ऐसे भी verbs है जो कि स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जो कि स्थिति को बताते हैं, जहां पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पे भी वर्ब का यूज हो रहा है सब्जेक्ट की स्टेट या फिर सब्जेक्ट का कंडीशन बताने के लिए। स्टेटिव वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ही लाइक्स एन आइसक्रीम। यहाँ पे लाइक्स एक स्टेटिव वर्ब है, उसे आइसक्रीम पसंद है। अब यहाँ पे वो तो कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये वर्ड उसकी स्टेट को बता रहा है, इसीलिए ये एक वर्ब है। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। आई थिंक, यहाँ पे थिंक एक स्टैटिव वर्ब है। द बेबी स्लीप्स, स्लीप्स एक स्टैटिव वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, जो कि लिंक करता है किसको? सेंटेंस के सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ। बहुत आसान है। द रोज स्मेल्स स्वीट, द ग्रास फील्स वेट। यहां पे स्वीट और वेट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जैसे काम कर रहा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। सब्जेक्ट है रोज और ये स्वीट बता रहा है कि रोज का जो स्मेल है वो कैसा है, इसीलिए वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। स्वीट यहाँ पे एडजेक्टिव है। दिस इज अ वर्ब, स्मेल्स, द रोज स्मेल्स स्वीट, दिस इज अ वर्ब, दिस इज लिंकिंग वर्ब। द ग्रास फील्स, ग्रास फील करता है कैसा? वेट। सो हियर सब्जेक्ट इज द ग्रास, फील्स इज अ लिंकिंग वर्ब एंड वेट इज एन एडजेक्टिव और हियर इट इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब बेसिकली सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करते हैं। सो ऐसे वर्ड्स जैसे कि सीम, अपीयर, रिमेन, फील, लुक, टेस्ट, ग्रो एटसेट्रा। सो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लिंकिंग वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स हमें दिखाते हैं पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन, एबिलिटी, इंटेंशन एक्सेट्रा। इनके एग्जाम्पल्स देख लेंगे पहले। कैन जिसका पास्ट होता है कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, ये सारे है हमारे
मॉडल वर्ब्स। कई बार हम क्लासरूम में एंटर करने से पहले ये पूछते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, मे आई कम इन। तो ये किस लिए कर रहे हैं हम? परमिशन मांगने के लिए। परमिशन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारा बुक ले सकती हूँ, बोरो कर सकती हूँ? परमिशन मांग रही हूँ। एबिलिटी दिखाने के लिए भी यूज होता है, यहाँ पे लिखा है एबिलिटी, कि मैं कुछ कर सकती हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज हुआ है, ठीक है। और किस लिए हो सकता है? कुछ करने की जरूरत है, नेसेसिटी, जैसे कि यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। हम ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हें अपनी बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो यहाँ पे नेसेसिटी दिखाने के लिए भी। कई बार पॉसिबिलिटी, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, या फिर इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, ऐसे हम बोलते हैं। तो मे, माइट, कैन, कुड, इन चीजों का यूज बेसिकली कई बार पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज होता है, कई बार नेसेसिटी, परमिशन मांगने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, इंटेंशन। सो दीज आर बेसिकली वर्ब्स एंड दीज आर मॉडल वर्ब्स। नेक्स्ट है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, नाम से ही पता चल रहा है कि हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? ये मेन वर्ब के साथ, सेंटेंस का जो मेन वर्ब है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो वर्ब हम यूज करते हैं, मेन वर्ब या फिर ऑर्डिनरी एक्शन वर्ब्स, उनके साथ ये जुड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, और सेंटेंस में टेंस, वॉइस और मूड बताने में हेल्प करते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, या फिर एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, या फिर क्या मूड है सेंटेंस का, उसे बताने में ये वर्ब्स हेल्प करते हैं। मेनली तीन तरह के इनमें वर्ब्स आते हैं। एक है बी वर्ब्स। बी वर्ब्स का एग्जांपल क्या है, ये आपको याद रखना है ताकि आप सेंटेंस में इजीली पॉइंट आउट कर पाओ। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये है बी वर्ब्स। हैव वर्ब्स है हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, या फिर हैज टू, हैव टू। ओके। डू वर्ब्स, डू वर्ब्स में आता है डू, डज, डजंट, या फिर डोंट। ये सारे वर्ब्स आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि टेंस बताने में कैसे हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आई एम सैड, मैं दुखी हूं, आई एम, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। एम को हटाकर अगर लगा दूं आई वॉज सैड, यानी मैं सैड थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने एम की जगह वॉज लगा दिया तो ये प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बन गया। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करते हैं, वैसे वैसे सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाता है, मूड भी चेंज हो जाता है। ओके। थोड़ा सा मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बता देती हूँ बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि कई बार हम फ्रेजल वर्ब्स को सेंटेंस में देख के पहचान नहीं पाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये एक अलग टॉपिक है, अगर आपको ये अच्छे से जानना होगा तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि आप समझ पाओ कि फ्रेजल वर्ब्स किनको कहते हैं। तो ये भी एक तरह के वर्ब्स है, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स विद प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब्स। वर्ब्स को प्रीपोजिशन और एडवर्ब के साथ जोड़ करके फ्रेजल वर्ब बनता है, और इसका मतलब जो है वो ओरिजिनल सेंटेंस से थोड़ा अलग होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, चेकआउट। चेकआउट यानी बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं इसके। एक मीनिंग ये है कि होटल छोड़ देना, पैसा देके हम जब होटल छोड़ते हैं तब ये कहा जाता है कि हम चेकआउट हमने कर लिया है। तो जैसे कि सेंटेंस में हम लिखेंगे, दे checked out of the hotel। इसका मतलब उन्होंने पैसा देकर होटल छोड़ दिया है, पेमेंट करके वो होटल से चले गए हैं। और एक फ्रेजल वर्ब देख लो, जैसे कि पुट ऑफ। पुट ऑफ यानी टाल देना, किसी भी चीज को टालना या फिर स्थगित करना। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग has been put off for a week। तो मीटिंग को एक हफ्ते के लिए पुट ऑफ कर दिया गया है, यानी स्थगित कर दिया गया है। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव
बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है क्योंकि ये हमें विशेषता बताती है संज्ञा और सर्वनाम की, यानी नाउन और प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करती है। तो एडजेक्टिव हमें क्या क्या बताती है? ये हमें क्वालिटी बताती है किसी चीज की या किसी पर्सन की, क्वांटिटी भी बताती है कई बार कि कितना, और कई बार तो ये नंबर भी बताती है। ठीक है, कुछ बहुत ही साधारण से एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज अ स्मार्ट गर्ल। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है? शी इज अ स्मार्ट गर्ल, कौन सा वर्ड लड़की की खासियत क्वालिटी बता रहा है? ये स्मार्ट। तो ये हमारा एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी बता रहा है। द मैंगो इज स्वीट, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, बहुत बार हमने देखा है ये एग्जाम्पल। द मैंगो इज स्वीट, कौन सा वर्ड हमें क्वालिटी बता रहा है? मैंगो की, नाउन की। स्वीट, कैसा मैंगो है? मीठा। अब देखो, अगर मैं कहूं कि आई हैव 5 चॉकलेट्स, अब मुझे बताओ कि मेरे पास कितने चॉकलेट्स हैं? 5 चॉकलेट्स है, 5 चॉकलेट्स। सो यहाँ पे ये जो नंबर है ये हमें नाउन का हमें नंबर बता रहा है। कितने चॉकलेट्स? 5 चॉकलेट्स। दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं इसे। ठीक है, और अगर ज्यादा स्पेसिफिकली बोले तो नंबर, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। कई बार हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जाता है, जैसे कि गिव मी सम शुगर, मुझे थोड़ा सा शुगर दो। यहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है, सम। सो दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो बेसिकली गुड, अच्छा, बैड, बुरा, ब्यूटीफुल, या फिर ऐसे शब्द जैसे कि ब्लैक या फिर वाइट या फिर नाइस या फिर स्मार्ट। ठीक है, या फिर अगली, हमेशा अच्छी बातें ही नहीं बुरी बातें भी हम करते हैं, अगली। तो ये जो चीजें हैं जो कि हमें क्वालिटी बता रही है, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। नंबर्स को जब हम यूज करते हैं नाउन से पहले, तब भी वो एडजेक्टिव्स हैं। सम, मैनी, एनी या फिर फ्यू, ये चीजें भी एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो ये हमें क्रिया की विशेषता को बताते हैं कि वर्ब क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये सारी चीजें बताती है हमें एडवर्ब। सो बेसिकली एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स। सिर्फ वर्ब्स को ही एडवर्ब मॉडिफाई नहीं करते हैं, कई बार ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं, और कई बार ये अपने जैसे दूसरे एडवर्ब्स को भी सेंटेंस में मॉडिफाई करते हैं। सो बेसिकली एडवर्ब्स का काम है वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और अपने जैसे दूसरे एडवर्ब्स को एक सेंटेंस में मॉडिफाई करना, उनकी विशेषता बताना। सो एडवर्ब्स हमें बताते हैं कि एक काम कैसे हुआ है, हाउ, कहाँ हुआ है, वेयर, कितना हुआ है, हाउ मच, कितनी बार हुआ है, हाउ मेनी, कब हुआ है, व्हेन। सो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं एडवर्ब्स के। एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो कि हमें बताते हैं कि कोई काम कब किया गया है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो कि हमें बताते हैं कि कोई काम कहाँ पर हुआ है। ऐसे अलग अलग तरीके के एडवर्ब्स होते हैं। बेसिकली ये एक सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। टॉम सिंग्स लाउडली, क्योंकि एडवर्ब वर्ब्स को मॉडिफाई करती है, इसीलिए ये सेंटेंस में ज्यादातर केसेस में वर्ब्स के बाद ही आती है। ओके, एडजेक्टिव ज्यादातर केसेस में आपको सेंटेंस में नाउन के पहले मिलेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव्स मैंने अभी आपको बताया कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसीलिए वो नाउन से
पहले आते हैं एक सेंटेंस में. शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. ब्यूटिफुल एडजेक्टिव गर्ल नाउन. ही इज अ स्मार्ट बॉय. स्मार्ट एडजेक्टिव बॉय नाउन. ही गेव मी 5 मैंगोज. उसने मुझे 5 मैंगो दिए. 5 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मैंगोज नाउन. तो एडजेक्टिव सेंटेंस में नाउन से पहले आता है और एडवर्ब सेंटेंस में वर्ब के बाद आता है, क्रिया के बाद आता है. टॉम सिंग्स लाउडली. टॉम कैसे गाना गाता है? ये सिंग्स है वर्ब, क्रिया. कैसे गाना गाता है टॉम? जोर जोर से. तो कैसे, हाउ, मैंने आपको बोला था कैसे, कहाँ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें एडवर्ब्स देते हैं. तो कोई काम कैसे हो रहा है? टॉम कैसे गाना गाता है? टॉम जोर से. दिस इज द एडवर्ब. सिमिलरली अगर मैं कहूँ रिया, रिया वॉक्स स्लोली. तो रिया कैसे चलती है? धीरे चलती है. यहाँ पे स्लोली है हमारा एडवर्ब. अब अगर मैं कहूँ दिस मैंगो is very sweet. This mango is very sweet. देखो बहुत मीठा. स्वीट हमको क्वालिटी बता रहा है मैंगो की, कि मैंगो मीठा है. वेरी मतलब बहुत मीठा. कितना मीठा? बहुत. कितना मीठा? बहुत. तो दिस इज द एडवर्ब जो कि यहाँ पे देखो एडजेक्टिव को भी ये क्वालिफाई करता है. यहाँ पे ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कि आम जो है वो बहुत मीठा है. अब एडवर्ब अपनी जैसे दूसरे एडवर्ब्स को भी सेंटेंस में क्वालिफाई करता है. वो कैसे होता है? बहुत ही सिंपल है. देखो टॉम सिंग्स लाउडली. मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे बोला था टॉम जोर से गाना गाता है. अगर मैं यहाँ पे वेरी लगा देती तो वो भी एक एडवर्ब होता. टॉम सिंग्स वेरी लाउडली. अब लाउडली तो एक एडवर्ब है ही, वेरी भी एक एडवर्ब है जो कि लाउडली को क्वालिफाई करेगा. समझ में आया? रिया वॉक्स स्लोली. रिया वॉक्स टू स्लो. ऐसे अगर मैं बोलूं तो भी यहाँ पे टू एक एडवर्ब है. या फिर अगर वेरी स्लोली बोलूं तो वेरी भी एक एडवर्ब है, स्लोली भी एक एडवर्ब है. एडवर्ब से पहले दूसरा एडवर्ब आके उसको मॉडिफाई कर लेता है सेंटेंस में. एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको नहीं बताई है, एडवर्ब्स को कैसे हम इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं. एक और तरीका है, जो ऐसे वर्ड्स है जैसे कि लाउडली, एक्सट्रीमली, ब्यूटिफुली, केयरफुली, जिनके लास्ट में LLY होता है, हेवनली. तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, या फिर वेरी, या फिर TOO2, तो ऐसे वर्ड्स यूजुअली एडवर्ब्स होते हैं. ठीक है, तो इससे भी आप इजीली पॉइंट आउट कर सकते हो सेंटेंस में कहाँ पर एडवर्ब यूज हुआ है. अब हम जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में. प्रीपोजिशन यानी पूर्व स्वर. प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में रिलेशनशिप दिखाता है. किसका रिलेशनशिप दिखाता है? नाउन या फिर प्रोनाउन का रिलेशनशिप दिखाता है. नाउन या प्रोनाउन एक सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन बना रहे हैं, उसे हमें दिखाता है प्रीपोजिशन. ठीक है, दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन. तो प्रीपोजिशन को मोस्ट ऑफ द केसेस में नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है सेंटेंस में. टू शो टाइम, समय दिखाने के लिए. डायरेक्शन यानी दिशा, किस दिशा में कुछ हो रहा है वो दिखाने के लिए. प्लेस, स्थान, लोकेशन. और कभी कभी टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का परिचय देने के लिए. द कीज आर ऑन द टेबल. He stood behind the door. I will see you on Sunday. The keys are on the table, यानी चाबियां टेबल के ऊपर है. ये क्या बता रहा है हमें? लोकेशन, कहाँ पे है एग्जैक्टली चाबियां. ऑन, टेबल के ऊपर. अगर मैं कहती द कीज आर अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे. राइट. ही स्टूड बिहाइंड द डोर, वो दरवाजे के पीछे खड़ा था. सो दिस इज टेलिंग अस द प्लेस, कहाँ पर खड़ा था. दरवाजे के पीछे. अगर कहते कि इन फ्रंट ऑफ द डोर, यानी दरवाजे के आगे खड़ा था, वो भी प्रीपोजिशन होता.
आई विल सी यू ऑन संडे, ये क्या बता रहा है हमें? टाइम, कि मैं तुम्हें कब मिलूंगी। शी ड्रोव टू द स्टोर, तो वो स्टोर की तरफ वो अपने गाड़ी को लेके गई। शी ड्रोव टू द स्टोर, यहाँ पे टू हमें डायरेक्शन बता रहा है, राइट? वर्ड्स लाइक इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बाय, with, for, these are basically used as preposition. क्या दिखाने के लिए? To show time, direction, place, और sometimes also to introduce an object. अब हम जानेंगे conjunctions के बारे में, संयोजन, जो कि sentences को जोड़ता है। Words, conjunctions mainly क्या है? Words that join sentences and sometimes words. तो ये sentences को भी जोड़ते हैं, कई बार words को, दो शब्दों को भी ये जोड़ते हैं, जैसे two and two makes four. कंजंक्शन यहाँ पे क्या है? and, two and two. Hari and Rama are brothers. यहाँ पे दो वर्ड को जोड़ रहा है ये कंजंक्शन, इसको और इसको। और क्या है? She is poor but happy. तो वो पुअर है लेकिन खुश है, यहाँ पे बट एक कंजंक्शन है जो कि जोड़ रहा है इन दोनों चीजों को, पुअर बट हैप्पी। तो वर्ड्स जैसे कि एंड, बट, आइदर, और, नाइदर नॉर, सिंस, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेनेवर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज कर रहे हैं, उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। दो सेंटेंस है ये, दो क्लॉज भी आप इसे बोल सकते हो, ये इंडिपेंडेंट है, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। बर्ड्स फ्लाई के साथ फिश स्विम का कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, उन्हें जोड़ते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में we can't go to the mall because our car broke down. एक क्लॉज दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। हम मॉल नहीं जा सकते, we can't go to the mall because, क्योंकि हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन कर गई है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। So we can't go to the mall एक सेंटेंस है, आवर कार ब्रोक डाउन ये दूसरा है क्लॉज। एक क्लॉज दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कई बार कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ जाते हैं। व्हेनेवर आई एम इन कोलकाता, कॉमा, आई बाय स्वीट्स। जब भी मैं कोलकाता में जाती हूँ तब मैं स्वीट्स खरीदती हूँ। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ये जोड़ रहा है इन दोनों सेंटेंसेस को। अगर व्हेनेवर हटा दूं, आई एम इन कोलकाता आई बाय स्वीट्स, कोई मतलब ही नहीं होता। व्हेनेवर जब भी मैं कोलकाता में हूं तब मैं स्वीट्स खरीदती हूँ, तो दिस इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरजेक्शन। जब किसी सेंटेंस में हम सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तब इंटरजेक्शन का यूज होता है, जैसे कि डोंट मेक अ नॉइज,
ये जो हमने कहा इसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, दिस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। हेलो, कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कैन यू हियर मी? हेलो, दिस इज ऑल्सो एन इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिखने को मिलेगा और सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे कि जॉय, खुशी, हुर्रे, सरप्राइज। जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, व्हाट आर यू टेलिंग, मतलब हम चौंक गए, सरप्राइज हो गए। ग्रीफ मतलब दुख, अलास। अप्रूवल मतलब किसी को हम अप्रूव कर रहे हैं कि वाओ, ब्रेवो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इंटरजेक्शन। ओ, ही वॉज लुकिंग फॉर यू। अब देखो कई बार इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज नहीं होता है, कॉमा का यूज होता है, जिसको कहते हैं माइल्ड इंटरजेक्शन, माइल्ड। तो इसमें कॉमा का भी यूज हम करते हैं, जैसे ओ ही वॉज लुकिंग फॉर यू, ओ ही वॉज लुकिंग फॉर यू। यहाँ पे ओ के बाद हमने कॉमा लगाया है। वेल इट वॉज टफ, वेल के बाद यहाँ पे कॉमा लगा है, तो ये भी इंटरजेक्शंस है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका है, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ चुका है, क्या आप मुझे इन 2 सेंटेंसेस में पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे? तो चलिए देखते हैं, इन दोनों को हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। द, ए, एन और द, ये तीनों हम सबको पता है ये होते हैं आर्टिकल्स, राइट? सो द इज एन आर्टिकल। पहले मैं आपको एक बार सेंटेंस पढ़ के बता देती हूं। द ओल्ड टायर्ड मैन, थका हुआ बुजुर्ग आदमी, was sitting under a tree, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, and patiently waiting, और धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था, for his son to arrive, उसके बेटे के आने का। ठीक है, the old tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive. the old यानी हमें बता रहा है कि आदमी की क्वालिटी बता रहा है कि वो ओल्ड है। क्या होना चाहिए ओल्ड? क्वालिटी कौन बताता है हमें? नाउन। नाउन से पहले, मैन तो कॉमन नाउन है, राइट? नाउन से पहले क्या आता है? नाउन से पहले क्या आता है जो कि उसकी क्वालिटी हमें बताता है? एडजेक्टिव। सो द ओल्ड टायर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। मैन इज अ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन तो नहीं है क्योंकि किसी का नाम नहीं है यहाँ पे। वॉज यहाँ पे हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब इज, एम, वॉज, वेर। सो दिस इज अ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूजुअली किसके साथ जुड़ा रहता है? एक्शन, मेन वर्ब के साथ, जो ऑर्डिनरी वर्ब होता है, मेन वर्ब। तो ये भी वर्ब है। सिटिंग, बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, एक्शन, बैठा हुआ था। सो दिस इज ऑल्सो अ वर्ब। was sitting under, ये हमें पोजीशन बता रहा है। पोजीशन कौन बताता है हमें? प्रीपोजिशन बताता है, राइट? सो अंडर अ ट्री, अ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ए, एन और द होते हैं आर्टिकल्स। ट्री क्या है? एक पेड़ का, एक पेड़ है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पेड़ का नाम नहीं है। ये एक जनरल क्लास है। सो कॉमन नाउन। अब आप मुझे बताओ एंड क्या होगा? एंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एंड क्या कर रहा है यहाँ पे? सो एंड तो हमेशा एक ही पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जो कि होता है कंजंक्शन, राइट? वेरी गुड, कंजंक्शन। पेशेंटली वेटिंग, तो कैसे वो इंतजार कर रहे थे? धैर्यपूर्वक। तो कैसे काम हुआ? धैर्यपूर्वक। ये हमें पेशेंटली जो है हमें बता रही है कि क्रिया कैसे हुआ है। सो दिस इज एन एडवर्ब एंड वेटिंग इज अ वर्ब। फॉर यहां पे क्या है? फॉर यहां पे है प्रीपोजिशन, रिलेशन बता रहा है। सो प्रीपोजिशन। हिज यानी उनका, उनके बेटे का, हिज सन। हिज क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। हिज, हर, देयर, ये सब प्रोनाउन होते हैं, राइट? सन बेटा,
नाउन। टू, टू क्या है? टू अराइव। यहाँ पे टू कोई पोजीशन या फिर प्लेस या फिर लोकेशन नहीं बता रहा है। यहाँ पे टू लगा है इसके साथ अराइव जो कि एक वर्ब है, तो ये दोनों ही वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। टू अराइव ये दोनों ही यहाँ पे वर्ब है। आई होप कि ये क्लियर है। इस सेंटेंस में लगभग मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर दिए हैं काफी बड़ा सा सेंटेंस है। सो ये जो दूसरा है ये छोटा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। शी रैन टू द बस स्टॉप क्विकली। वो जल्दी जल्दी दौड़कर भागकर बस स्टॉप में गई। शी, ही, शी, इट, दे प्रोनाउन। रैन वर्ब। टू, अब ये टू मतलब बस स्टॉप की डायरेक्शन यानी प्रीपोजिशन। द डिटरमाइनर या फिर आर्टिकल बोल सकते हो। बस स्टॉप क्या है? ये बस स्टॉप नाउन है, एक जगह का नाम है, नाउन है। क्विकली तो वो कैसे भागी? जल्दी जल्दी भागी, क्विकली। क्विकली, कामली, हेवनली, केयरफुली, राइट, ये होते हैं एडवर्ब। आई होप कि आपको आज का हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।